हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान यूनिट 2 टॉपिक 4। आज हम कैंड फूड्स, इनके स्पॉइलेज, प्रिजर्वेशन और हेल्थ इम्पैक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे और एमसीक्यूज़ की संख्या 20 होगी। इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा और ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ को देखते हुए आपके लिए बनाए गए हैं, तो क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी यहाँ से। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। विच प्रिजर्वेशन मेथड इज प्राइमरली यूज्ड इन कैनिंग टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। कैनिंग में सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए कौन सी संरक्षण विधि मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? थर्मल प्रोसेसिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग या इरेडिएशन यानी वैक्यूम विकिरण। चलिए बताइए। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। कैनिंग एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें हम खाद्य पदार्थों को यानी फूड्स को पहले हीट प्रोसेसिंग के द्वारा गर्म करते हैं और फिर एयर टाइट कंटेनर्स यानी कि वायु रोधी कैन में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें रख देते हैं। तो थर्मल प्रोसेसिंग का काम रहता है सूक्ष्म जीवों को मारना, और एयर कंटेनर्स रहते हैं, उनका काम रहता है ऑक्सीजन के द्वारा सूक्ष्म जीवों का फिर से खाने तक न पहुंच पाना। तो दो चीज़ों में इसको हम कंप्लीट करते हैं। बाकी जब कंटेनर्स बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं, एक बनाते हैं हाई एसिड कैनिंग। हाई एसिड कैनिंग अर्थात इसमें ऐसे फूड्स को रखा जाता है जो ज़्यादा एसिड बनाते हैं, जैसे टोमेटो या फिर कुछ फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं। बाकी एक होता है लो एसिड कैनिंग, ठीक है, जैसे सब्जियां, मीट, मछली, इनको रखते हैं जो कम एसिड बनाते हैं, इस कैनिंग में रखते हैं। ये आप समझ गए। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कैनिंग में थर्मल प्रोसेसिंग कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक की जाती है, तो उसका जवाब होगा 100 टू 121 डिग्री सेल्सियस तक। पहले इतने पे हम इसे गर्म करते हैं, उसके बाद हम कैनिंग में रखते हैं। और एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि कैनिंग विधि में किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा रीटॉर्ट। अब देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश सारे के सारे सेम है। हाई एसिड कैनिंग, लो एसिड कैनिंग, इनका इंग्लिश में हिंदी में कोई सेंस नहीं बनता है। मैं हिंदी में लिख भी दूंगा तो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम में ये ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि पिछले तमाम क्वेश्चंस को मैं देख चुका हूँ, ऐसे ही वो पूछता है। इसको बस हिंदी में लिख देगा हाई एसिड कैनिंग, इसलिए थोड़ी सी आदत डालिए इंग्लिश वर्ड्स को सुनने की। अब रीटॉर्ट मशीन का नाम है, इसको हिंदी में नहीं लिखा जा सकता। और ये दोनों प्रोसीजर होने के बाद फिर हम इसको एयर टाइट कंटेनर्स यानी कि वैक्यूम सीलिंग कंटेनर्स में रख देते हैं। तो हमारा आंसर इसके लिए हो जाएगा, आसानी से आप बता सकते हैं कि थर्मल प्रोसेसिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीजिंग है, ये ताज़ा जो हमारे फ्रेश फूड्स होते हैं उनके लिए यूज इसको किया जाता है। कैनिंग में इसका यूज़ नहीं करते। वहीं ड्राइंग में आप जानते हैं पानी को मॉइस्चर को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इरेडिएशन, इसमें कुछ स्पेशल खाद्य पदार्थों में इसका यूज़ किया जाता है इरेडिएशन का। तो ये हमारे किसी काम के यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पॉइलेज इन कैन फूड्स इफ़ द कैन इज़ इम्प्रॉपरली सील्ड। कहता है यदि कैन ठीक से सील नहीं है, ध्यान से पढ़ना सवाल को, तो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ यानी कैन में रखे हुए खाद्य पदार्थ, इनके खराबी का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, लिपिड ऑक्सीडेशन, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या फिर शुगर कार्मेलाइजेशन। बताइए, समझिए। कह रहा है कि अगर कैन में स्पॉइलेज होती है तो इसका मतलब है कि कैन को ठीक से बंद नहीं किया गया है। तो इससे क्या होगा कि हवा इसके अंदर जाएगी, और हवा में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो इसके अंदर चले जाते हैं, उसी से खाना हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, स्पॉइलेज के प्रकार आप जानते हो, एक होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज, ठीक है, यानी इसमें बैक्टीरिया और फंगस ये इसको ख़राब करते हैं। वहीं एक होता है केमिकल्स का ऑक्सीकरण, केमिकलाइड ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये केमिकल्स और ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। बहुत आसान है, अगर सील पैक्ड अगर आपने डब्बे को नहीं रखा है तो वो ख़राब हो जाएगा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, वो इसको ख़राब कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन को हमें रोकना है अगर खाने को बचाना है इनसे तब। ठीक है, बाकी आप जानते हैं लिपिड ऑक्सीडेशन, ये ऑयली जो खाने रहते हैं उनमें होता है ना। इसके बाद ऑप्शन सी है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है, कैनिंग से इसका लेना देना नहीं है। चीनी कार्मेलाइजेशन, शुगर कार्मेलाइजेशन की बात करता है, ये बहुत ज़्यादा हीट या फिर गर्मी होती है उससे होता है, बाकी कैनिंग से इसका रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वर्टुलिज्म इन इम्प्रॉपरली
कैंड फूड्स। अनुचित रूप से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में बोट्यूलिज्म के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सामान्य रूप से जिम्मेदार है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, साल्मोनेला स्पीसीज, एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई, एस्परगिलस फ्लेवर्स, इनमें से बताइए आप। चलिए तो आप समझते हैं। देखिए कई बार बताया बोट्यूलिज्म क्या है। बोट्यूलिज्म एक फूड टॉक्सिन होता है यानी जहर होता है खाने का, और जो कि ऑप्शन ए में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम दिया है, इसके कारण ये बनता है। बाकी ये लो ऑक्सीजन में यानी कि कम ऑक्सीजन में और लो एसिड वाले खानों में बढ़ जाते हैं, यानी जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी और जहाँ लो एसिड यानी ज़्यादा अम्लीय खाना नहीं होगा वहाँ इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी मैंने आपको एक बार और बताया था कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के जो स्पोर्स होते हैं ये गर्मी के प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि ये हीट स्टेबल होते हैं, गर्मी से इन पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी इनके द्वारा जो टॉक्सिन बनता है वो न्यूरोटॉक्सिन है और जो हमें पैरालाइज तक कर सकता है। बेसिक एक लाइन में बात हम खत्म करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कम एसिड वाले पदार्थों में और जिनमें कम ऑक्सीजन आती है वहाँ पे बनता है, जिससे हमको बोटुलिज्म का खतरा होता है। बोटुलिज्म हमें पैरालाइज तक कर सकता है क्योंकि ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, साल्मोनेला प्रजाति साल्मोनेलोसिस बीमारी जो होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ई कोलाई ये डायरिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एस्परगिलस फ्लेवर्स ये माइकोटॉक्सिन बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कैंड फूड इज मोस्ट ससेप्टेबल टू स्पॉइलेज ड्यू टू हाई एसिडिटी? उच्च अम्लता के कारण कौन सा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खराबी के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? लो एसिड फूड्स, हाई एसिड फूड्स, या फिर न्यूट्रल पीएच फूड्स, या फिर हाई शुगर फूड्स। अर्थात ये यहाँ पे पूरा पीएच की बात कर रहा है। चलिए समझते हैं। पहले तो आप समझेंगे कि ये जो डिब्बाबंद कैंड फूड्स होते हैं उनको उनके पीएच के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है या फिर विभाजित किया जाता है। वहीं हाई एसिड फूड्स में बैक्टीरिया कम बढ़ते हैं, ये हम जानते हैं। अब देखिए जहाँ एसिड ज़्यादा होगा वहाँ बैक्टीरियाज कम ग्रो करते हैं, इतना छोटी सी बात है। लेकिन जहाँ एसिड ज़्यादा होगा वो जिस कैन में रखा होगा उस कैन को भी ख़राब कर देता है। तो ये आपको समझने की चीज़ है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसको देखा था, एक होता है हाई एसिड और एक होता है लो एसिड। हाई एसिड जो होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि पीएच जो है वो होगा आपका 4.6, ठीक है। और वहीं पीएच लो एसिड में बात करेंगे तो पीएच का यहाँ पे वैल्यू होगा 4.6। अर्थात इसका मतलब है कि पीएच ज़्यादा हो रहा है और इसका मतलब है पीएच कम है। समझ गए? यहाँ पे हम कोई फूड रख सकते हैं, यानी कि इसकी जो एसिड है, इसकी जो पीएच वैल्यू है ये इससे कम है, तो यानी ये कैसा हो जाएगा? हाई एसिडिक खाना हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हैं यहाँ, अब कंफ्यूज मत होना। पीएच वैल्यू कम होना यानी कि एसिडिक ज़्यादा है, और पीएच वैल्यू ज़्यादा होना यानी कि यहाँ कम एसिडिक है। बेसिक सी बात है, कम एसिडिक होगा तो खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा, वहीं ज़्यादा एसिडिक होगा तो खाना जल्दी ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन जिस मेटल में, जिस केन में, कंटेनर में ये रखा है ये उसको ख़राब कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कोरिजन होना, यानी उस केन का संक्षारण हो जाना, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे हम रोकथाम के लिए जो कैन होते हैं उन कैन को कोटेड करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप समझ सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा बी, हाई एसिड फूड्स। देखिए वहीं ऑप्शन ए कहता है कि लो एसिड फूड्स, ये बोटुलिज्म का जोखिम इनमें होता है क्योंकि बोटुलिज्म इनमें बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो एसिड होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी पे चलते हैं, न्यूट्रल पीएच। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि अगर पीएच न्यूट्रल रहेगा ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि खाना बहुत लंबे समय तक वैसा का वैसा ही बने रहेगा क्योंकि पीएच में कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। बाकी कह रहा है हाई शुगर फूड्स, ये ऑप्शन 4 मुझे बनाना था तो मैंने बना दिया, हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। What health impact is associated with consuming canned foods contaminated with Clostridium botulinum toxins? Clostridium botulinum विषाक्त पदार्थों में दूषित डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के सेवन से कौन सा स्वास्थ्य प्रभाव जुड़ा हुआ है? बोट्यूलिज्म, लिस्टीरियोसिस, साल्मोनेलोसिस या फिर शिगेलोसिस।
चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, इसको हम यहाँ लेकर आते हैं, समझते हैं। ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, इससे हमें बोटुलिज्म होने का खतरा होता है, जो कि एक गंभीर बीमारी होती है। बोटुलिज्म पैरालिसिस का कारण बनता है हमारी बॉडी में। हमारी जो दृष्टि है धुंधली हो जाती है, ब्लड विजन हो जाता है, हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और जहाँ पे लो एसिडिक फूड्स होते हैं, जहाँ पे पीएच वैल्यू जिनका ज़्यादा होता है और उनमें एसिड कम होता है, ये उनमें जनरली देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोट्युलिज्म हमारा आंसर हो जाएगा। लिस्टीरियोसिस आपको पता है, ये लिस्टीरिया से होता है। साल्मोनेलोसिस साल्मेना से होता है, साल्मोनेला से होता है। और शिगेलोसिस ये शिगेला से होता है। हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें, इनको बार बार, है ना, इनको बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्हें कई बार पढ़ चुके हैं। आपको तो अब सारी चीज़ें रट गई होंगी। विच प्रिजर्वेशन टेक्निक इंश्योर्स द लॉन्ग शेल्फ लाइफ ऑफ कैंड फूड्स बाय क्रिएटिंग अ वैक्यूम सील, कहता है कौन सी संरक्षण तकनीक है जो वैक्यूम सील बना करके डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की लंबी सेल्फ लाइफ को सुनिश्चित करती है। हीट स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टोरेज, केमिकल प्रिजर्वेशन या फिर डिहाइड्रेशन। बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। वैक्यूम सीलिंग की ये बात करता है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ तक, खाने तक नहीं पहुँचनी चाहिए, यानी कि सूक्ष्मजीव वहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए। ये जो टाइप है कैनिंग की टेक्निक्स के, इसमें हम हीट स्टरलाइजेशन को बेसिकली यूज करते हैं, जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। हीट स्टरलाइजेशन का मतलब है कि पहले हम थर्मल प्रोसेसिंग करते हैं, इसको गर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 100 से 121 डिग्री तक, 100 से 121 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ तक हम इसे गर्म करते हैं। और रीटॉट नाम की मशीन होती है, या फिर इसको रीटॉट प्रोसेसिंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर, हाई प्रेशर इसमें लगाया जाता है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा हीट स्टरलाइजेशन यहाँ पे, ठीक है। इससे खाने की जो सेल्फ लाइफ है उसको 1-2 दिन, 5 दिन नहीं, 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे। बाकी ये सारे हमारे काम के यहाँ इस नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ स्पॉइलेज इन अ डैमेज्ड और बल्गिंग कैन, कह रहा है क्षतिग्रस्त या उभरे हुए कैन में खराबी का प्राथमिक संकेतक क्या है। गैस प्रोडक्शन, कलर चेंज, टेक्सचर सॉफ्टनिंग, फ्लेवर एनहेंसमेंट। देखिए मैंने आपको बताया बल्गिंग कैन का मतलब है उभरा हुआ कैन, जब हम लेक्चर ले रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया था। देखिए गैस प्रोडक्शन हो रहा है खाने के अंदर, जो कि खराबी का संकेतक है। इसका मतलब है कि अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इसमें ग्रोथ उनकी हो रही है। और ग्रोथ रेट अगर उनकी ज़्यादा है तो वो गैसेस बनाते हैं, और गैसेस बनने की वजह से, क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर होता है, उसमें कहीं गैप नहीं होता, तो जो कैन है वो फूल जाती है, उसको हम बल्गिंग कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, मैंने बताया। एक तो गैस प्रोडक्शन होगी, इसमें जीपी लिख दिया मैंने, यानी गैस का उत्पादन हो रहा है जिससे कैन फूल जाएगी। और दूसरा होता है ऑफ ओडोर, इसका मतलब है खट्टी सड़ी बदबू आती है यहाँ पे। तो ये आप याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से सीधा बन सकता है वो ये है, आपसे पूछेगा कि उभरा हुआ कैन, फूला हुआ कैन, ठीक है, या फिर बोलेगा बल्गिंग कैन। अगर ये है और उस खाने को हमने खा लिया तो इससे हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या किस बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो वहाँ आप लगा दीजिएगा बोट्युलिज्म, इस बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप जानते हो कैन की जांच करना और स्टरलाइजेशन करना, ये महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर कौन होगा। ऑप्शन ए गैस प्रोडक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई बाकी ऑप्शंस यहाँ देखिए वहीं एक्सप्लेन करेंगे जहाँ एक्सप्लेन करने में आपको कुछ नई चीज़ें देखने को समझने को मिल रही होंगी, ठीक है। आपने कई बार पढ़ लिया, कलर चेंज, टेक्सचर सॉफ्टनिंग, फ्लेवर एनहेंसमेंट, ये यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ बताने वाली चीज़ें होंगी मैं वहीं आपको बताऊँगा, फालतू का डेटा आपके दिमाग में मैं नहीं चाहता जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे विच केमिकल प्रिजर्वेटिव इज समटाइम्स एडेड टू कैंड फूड्स टू प्रिवेंट माइक्रोवियल ग्रोथ, कहता है सूक्ष्म जीवीय वृद्धि को रोकने के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में कौन सा रासायनिक संरक्षक कभी कभी जोड़ा जाता है। ऑप्शंस हैं सोडियम बेंजोएट, प्रोपियोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। समझिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं सर, ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं, किल करते हैं और खाने की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। बाकी आप देखिए ऑप्शन ए में दिया है सोडियम बेंजोएट, इसको हम जब यूज करते हैं जब खाना बहुत एसिडिक होता है। और वहीं पोटेशियम, अगर सॉर्बेट कहीं दिया होगा आपसे,
पोटेशियम अगर सॉर्बेट आपको कहीं दिया हुआ है तो इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि खाना फंगस की वजह से ख़राब हो रहा है, इतना आप याद रखेंगे। बाकी सोडियम बेंजोएट, इसको हम कैंड वाले फूड्स रहते हैं जिनमें फल रखे हैं या सब्जियां रखी हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ इन ऑप्शंस में आपके लिए इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं यहाँ इसको बताऊँगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है प्रोपियोनिक एसिड, इसका यूज़ सर कहाँ करते हैं? ग्रेन्स में, ग्रेन्स माने अनाज में इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, इसको यूज कहाँ करेंगे? तो फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन में हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे तो ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच मेथड इज यूज टू डिटेक्ट स्पॉइलेज इन कैंड फूड्स बाय मेजरिंग माइक्रोबियल टॉक्सिन्स? डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में खराबी का पता लगाने के लिए सूक्ष्मजीवीय विषाक्त पदार्थों को मापने की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? एलिसा टेस्ट, पीएच मेजरमेंट, टोटल प्लेट काउंट, पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट। बताइए, अच्छा सवाल है। सूक्ष्मजीवीय विषाक्त पदार्थ यानी माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोट्यूलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? खाने की खराबी को और हमारी हेल्थ पे पड़ने वाले इम्पैक्ट्स को प्रेजेंट करता है, यानी कि दर्शाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एलिसा टेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्होंने कितना इसको पॉइजनस बना दिया है, टॉक्सिक बना दिया है खाने को, इसकी सटीकता को इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मापता है, मेज़र करता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एलिसा टेस्ट से अगर पूछेगा किस टॉक्सिन का पता लगाया जाता है तो बोट्यूलिनियम टॉक्सिन का पता लगाया जाता है। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़े स्तर पर यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, बाकी पीएच माप की बात करेंगे तो ये एसिड मापता है कि एसिडिक खाना है या फिर नहीं है। टोटल प्लेट काउंट ये हम बता चुके हैं, ये बैक्टीरियाज को काउंट करता है। और वहीं पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट ये खाने में रेंसिडिटी को चेक करता है कि रेंसिड खाना है या नहीं है तो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, विच न्यूट्रिएंट इन कैंड वेजिटेबल्स मे बी रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग? बहुत अच्छा सवाल है। जब उच्च तापमान से प्रोसेसिंग हम करते हैं तो डिब्बाबंद सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व न्यूट्रिशन कम हो जाता है? विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फाइबर? ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि खाना नेचुरली जितने दिन तक चल रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, अगर उसको हम ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, ज़्यादा दिन तक वो सुरक्षित रहे, ऐसे हम उपाय जब हम करते हैं तो कई प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई टेक्निक एकदम से परफेक्ट हो गया, उसकी लाइफ भी बढ़ जाए और उसमें कोई नुकसान ना हो, खराबी ना हो। या तो उसका टेक्सचर बदल जाता है, यानी उसका स्वाद भी और कभी उसका टेस्ट बदल जाता है, तो कभी कलर बदल जाता है। ठीक है, या फिर कभी उनके न्यूट्रिशंस हैं वो कम हो जाते हैं। तो बहुत बेसिक सी ये बात है, लेकिन इसमें उसने हमसे पूछा है कि जब आप हाई टेम्परेचर पर प्रोसेसिंग खाने को करते हो तब क्या ख़त्म होता है? समझिए, तो सबसे पहले हमारा आंसर हो जाएगा ये सबसे पहले ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है ये गर्मी के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है, जरा सा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तब ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको टमाटर खाना है या खट्टी चीज़ें खाते हो, ठीक है, तो उसको गर्म करके उबाल के नहीं खाना है, क्योंकि उसमें एक्चुअल में हम टमाटर को जिस चीज़ के लिए खा रहे हैं उससे वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। जैसे विटामिन सी के लिए हम टमाटर को खाते हैं, अगर आप इसे गर्म कर देंगे तो विटामिन सी इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर वो सिर्फ आपको टेस्ट बढ़ा देगा खाने का, लेकिन एक्चुअल में विटामिन सी वो आपको नहीं देने वाला है। ठीक है, बाकी विटामिन सी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी ख़त्म होता है, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, कुछ मात्रा में इसमें कमी आ जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विटामिन सी, बाकी विटामिन सी आप जानते ही हो पानी में सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि विटामिन सी पानी में जैसे ही आप डाल के, अब देखिए आप इसको गर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में ये घुल जाएगा और पानी में घुलते ही फिर ये जब गर्म हो जाएगा हीट से तो ये वेपर हो के वाष्प बन के उड़ जाएगा इसका विटामिन। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बाकी प्रोटीन की बात कर रहा है, ये गर्मी से काफ़ी कम प्रभावित होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये तो स्थिर रहते हैं गर्मी पे, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फाइबर ये भी गर्मी से अप्रभावित रहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर दो ऐसी चीज़ हैं, दो ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो कि टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इन पर बहुत कोई का ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कैन मटेरियल इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू
कोरिजन इन हाई एसिड कैंड फूड्स। कह रहा है उच्च अम्ल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में संक्षारण यानी कि कोरिजन होना, उसका अंदर से गलना। सबसे अधिक प्रतिरोधी कैन सामग्री कौन सी है? देखिए मैंने आपको बताया था, जब खाना एसिडिक अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, खाना खराब नहीं होगा। लेकिन उससे परेशानी ये हो जाएगी, जिस कैन के अंदर आपने इसको बंद किया है वो कैन अंदर से गलना शुरू हो जाती है। तो कह रहा है किस चीज़ की ऐसी हम कैन बनाएं? बहुत अच्छा सवाल है, आने वाला सवाल है। ठीक है, तो देखिए इससे अगर आपको बचाना है तो आप टिन प्लेटेड स्टील का भी यूज कर सकते हैं और ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। पर सर यहाँ तो ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी कांच। कांच 100% मान के चलिए इसको संक्षारण को बचाएगा, लेकिन टिन प्लेटेड स्टील ये डिपेंड करता है कि कितना एसिडिक खाना है। अगर पीएच वैल्यू उसकी 2.3 है तो बच जाएगा, लेकिन इससे भी और ज़्यादा कम होगी तो वो गलने लगेगा धीरे धीरे, यानी टाइम के साथ गलना शुरू हो जाएगी, वो उसका कोरिजन संक्षारण होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर होगा ग्लास। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, टिन प्लेटेड बाकी ठीक है। चलिए बाकी प्लास्टिक वगैरह ये सब चीज़ें काम की नहीं हैं। ठीक है, एसिड में ये काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर फ्लैट सोर स्पॉइलेज इन कैंड फूड। कहता है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में फ्लैट सौर खराबी का मुख्य कारण क्या है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ईस्ट फर्मेंटेशन, मोल्ड ग्रोथ, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब एसिडिक होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैन फूल जाती है, मैंने आपको बताया था, दूसरा टेस्ट उसका खट्टा हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। तो ये कैन फूलने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है खाना खट्टा होने की बात। तो फ्लैट सोर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जब कैन फूल जाएगी इसका मतलब गैस प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्लोस्ट्रीडियम करता है। ठीक है, इसमें कह रहा है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो इसको खट्टा बना देगा, कैन के अंदर खट्टा बना रहा है, याद रखना शब्दों को। ठीक है, चलिए तो इसके लिए एक बैक्टीरिया का आप नाम याद रख सकते हैं दिमाग में, बैसिलिस कोगुलेंस, COGULANS। तो बेसिकली एक लाइन में समझाता हूँ, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं और ये कैंड फूड्स को खट्टा बना देते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलिस कोगुलेंस। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हमारा ईस्ट किडवन यानी ईस्ट फर्मेंटेशन, ये गैस बनाने का काम करता है। यहाँ हमारे ऑप्शन में, यहाँ आंसर में काम का नहीं, इस सवाल के लिए ये काम का नहीं है। मोल्ड ग्रोथ होना, ये कैनिंग में मोल्ड ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, ये बेसिकली खुली हुई जगहों पे होती है जहाँ पे अनाज ग्रेन्स वगैरह रखे होते हैं, आप जानते हो। वही ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी की बात करोगे तो ये बेसिकली ऑयल में होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच FSSAI रेगुलेशन स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अलाउेबल माइक्रोवियल लोड इन कैंड फूड्स। बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार लगा लेना, आने की संभावना है। कह रहा है कि कौन सा FSSAI विनियम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में अधिकतम स्वीकार्य सूक्ष्मजीवीय लोड को निर्दिष्ट करता है। यही आपके काम होने वाले हैं सिलेक्शन के बाद, तो आप यही करने वाले हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कंटेमिनेंट्स रेगुलेशंस। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लेना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग रेगुलेशन, या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेवलिंग रेगुलेशंस। ठीक है, चलिए बताइए। आप इतना तो समझते हैं कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खाद्य सुरक्षा, खाने की सुरक्षा के लिए रूल्स रेगुलेशंस करता है, रूल्स बनाता भी है, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाता है अपने अधिकारियों के माध्यम से, जो आप होने वाले हैं। ठीक है, बाकी चलिए, तो ये खाद्य जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मैनेज भी करता है, यानी कि उनकी माइक्रोबियल सीमा को निर्धारित करता है। समझ गए? चलिए, तो ऑप्शन हमारा बी है यहाँ पे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, ये यहाँ पे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोवियल बात कर रहा है, ये कह रहा है सूक्ष्मजीवीय लोड, यानी माइक्रोवियल लोड की बात कर रहा है। तो ये यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कैनिंग में। ठीक है, यानी कि कैंड रिलेटेड फूड्स है उनकी यहाँ बात हो रही है। इसमें याद रखना जो बॉट्यूलिज्म होता है वो 0 होना चाहिए, ये इनकी प्राथमिकता होती है इसको चेक करने की। अगर ये बिल्कुल भी है तो इसके अंदर फिर ये टॉक्सिन बना देता है, कैन फूल जाती है, गैसेस बन जाती हैं और फिर ये ख़राब हो जाता है खाना। और अगर किसी ने इसको ये सोच के खा लिया कि अरे ये तो कैन में बंद है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट और सेफ़ और एकदम फ्रेश होना चाहिए, और तो वो उससे मर जाता है। ठीक है, या फिर उसकी जो हेल्थ है वो इम्पेक्ट होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिकली एक लाइन में फिर से बताता हूँ,
यह रेगुलेशंस डिब्बाबंद खाद्यों में माइक्रोवेव लोड की सीमा को दर्शाने के लिए सवाल पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन ए जो बोल रहा है आपसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन कंटेमिनेशन, ये दूषित पदार्थों के लिए, यानी उसमें इसमें पॉइजनस पदार्थों को इससे चेक करते हैं। ठीक है, कैनिंग में यूज़ नहीं होता है। बाकी पैकेजिंग, ये पैकिंग नियमों से रिलेटेड होता है। लेवलिंग नियमों से रिलेटेड है। इसमें आपको जब पैक करते हो खाने को, तो उन्हें लिखना होता है कि इसके अंदर एडिड शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन, फैट, सैचुरेटेड फैट कितना है, ये सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं। इस पर मानक ये फोर्टिफाइड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं, ये लेवलिंग में आती हैं। ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच हेल्थ रिस्क इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग कैंड फूड्स विद हाई लेवल ऑफ बिस्फेनॉल ए BPA। कह रहा है उच्च स्तर के बिस्फेनॉल BPA वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के सेवन से कौन सा स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा हुआ है। चलिए समझिए, हार्मोनल इम्बैलेंस, फूड पॉइजनिंग, बॉटुलिज्म या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। समझो कहना क्या चाहता है। बिस्फेनॉल A BPA, ये शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक कैन की लेपन सामग्री होती है। सर नहीं समझ में आया। वही कैन बनाया, अब कैन को अंदर से कोटिंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी वो पिघल के खाने में मिल जाता है, ये इसकी बात कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो हेल्थ के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। आपको हो सकता है ऑप्शन ए, यही हमारा आंसर है, हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हार्मोन्स हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाएं या बहुत कम हो जाएं या फिर वो न्यूट्रल हो जाएं। इससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और बेसिकली सुपर इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्षमता पे इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, अब प्रजनन क्षमता पे तो असर पड़ ही चुका है पहले ही। आपने सोचा अब तो क्या ही होना है, चलो खा ही लेते हैं फिर तो इसको, तो लॉन्ग टाइम में ये कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये आप याद रखेंगे, इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए, तो BPA क्या है, एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, अंतःस्रावी अवरोधक है, हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनको ख़राब कर देता है। ठीक है, तो बाकी ये जो BPA है बहुत ख़तरनाक है, ये चेक करना रहता है, ये काम रहता है FSSAI के ऑफिसर्स का। और आप जब FSO बन जाएंगे तो आपका काम होगा इसको चेक करना, इसकी सीमा को नियंत्रित करना, जो FSSAI ने उसकी गाइडलाइंस बनाई हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनको सोचिए ये डिस्टर्ब कर देता है, इतना ख़तरनाक होता है। चलिए, बाकी फूड पॉइजनिंग ये सूक्ष्म जीवों से होती है, बॉटुलिज्म ये क्लोस्ट्रीडियम से होता है, ऑक्सीडेटिव ये एंटीऑक्सीडेंट है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच स्पॉइलिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ श्योर टेस्ट इन कैंड टोमेटो प्रोडक्ट्स। कहता है डिब्बाबंद टमाटर उत्पादों में खट्टा स्वाद पैदा करने वाला कौन सा खराबी सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, एस्परगिलस स्पीसीज, स्यूडोमोनास स्पीसीज या फिर बैसिलस सेरियस। चलिए बताइए। देखो समझो, खट्टे स्वाद की ये बात कर रहा है, सोर टेस्ट की ये बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे बेसिकली फर्मेंटेशन से भी ये आता है। और फर्मेंटेशन में आप याद रखेंगे लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, किसके लिए जिम्मेदार है, खट्टेपन के जिम्मेदार है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। अगर आपसे यहाँ पे दे देता है क्लोस्ट्रीडियम किसके लिए जिम्मेदार है, तब बता दें सर गैस बनने के लिए जिम्मेदार है। तो देखो, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बताया तो लैक्टोबैसिलस आंसर पे आप टिक कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ दिया है टमाटर। टमाटर में क्या होता है, एसिड ज़्यादा होता है या कम होता है, बताओ। ये एसिड इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लैक्टोबैसिलस की जो लैक्टोबैसिलस जो प्रक्रिया रहती है उसको ये ज़्यादा एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, चलो एक लाइन में फिर से समझो। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाकर टमाटर में खट्टा स्वाद, सोरनेस को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा आंसर था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। चलिए, एस्परगिलस अगर आपसे पूछता है सर ये क्या बनाता है, तो ये बनाएगा आपका माइकोटॉक्सिन। ठीक है सर, सीडोमोनास प्रजाति का ये क्या बनाता है, ये बनाता नहीं है स्लिमीनेस, खाने को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, बैसिलस सेरियस ये क्या करता है सर, ये कहाँ पाया जाता है सर, ये आपको राइस में मिलेगा, आपको ये मीट में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रिजर्वेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स रीटॉर्ट प्रोसेसिंग फॉर कैंड फूड्स। अब ये जो रीटॉर्ट प्रोसेसिंग है, इसको मैं ऊपर अभी तक प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करेंगे। वैक्यूम पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, रासायनिक संरक्षण ये, या फिर उच्च दबाव भाप स्टरलाइजेशन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने आपको 2 बार समझाया है,
मैंने आपको बताया था कि पहले इसको थर्मल प्रोसेसिंग के जरिए 100 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहले गर्म करते हैं और फिर उसके बाद रीटॉट प्रोसेसिंग को हम इसमें करते हैं, जिससे खाना अच्छा रहता है, हमारा फ्रेश रहता है। ये कैंड फूड्स में ही बेसिकली किया जाता है। तो आपको अब बताना है कि इसके लिए आंसर इसका क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कैन कोरोजन, कैन का अंदर से गलना इन लो एसिड कैंड फूड्स। देखिए, कम अम्ल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में कैन संक्षारण का प्राथमिक कारण क्या है। आपको मैंने दो चीज़ें बताई, एसिड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बैक्टीरियाज कम होंगे, लेकिन उसका कैन का जो मेटल होगा, मटेरियल होगा, वो गलना शुरू हो जाएगा, उसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहीं एसिड जब कम होता है तो कोरोजन तो नहीं होता है, बेसिकली कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। पर हमसे सवाल यहाँ से पूछा है, कह रहा है कि एसिड भी कम है और उसका कोरोजन भी हो रहा है, तो उसका प्राइमरी कारण क्या हो सकता है। सवाल आने वाला सवाल है, इस पर भी मैं स्टार मार्क करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है इंटरेक्शन विथ फूड कंटेंट्स, हाई शुगर कंटेंट, लो माइक्रोबियल लोड, या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट। बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले आंसर टिक करते हैं, ऑप्शन ए इंटरेक्शन विद फूड कंटेंट्स, यानी खाद्य सामग्री के साथ परस्पर क्रिया करना। होता क्या है, खाने के अंदर जो सॉल्ट है वो और आपने उस कैन को अंदर से किस चीज़ से कोटेड किया है, अगर उनकी दोनों की मैचिंग हो गई और दोनों ने रिएक्शन कर दिया तो ये गलना शुरू हो जाता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर खाने में कंटेंट कुछ ऐसा है जो अंदर लेपित यानी कि जो कोटिंग की गई है कैन की, अगर उससे रिएक्शन कर देता है, बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उस चीज़ को हम ना मिलाएं उसमें, ठीक है, या फिर उस चीज़ का लेपन कैनिंग का ना करें, तो उसको ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हो गया तो उसका कारण आपसे पूछा है, सवाल बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए भाई, बाकी ऑप्शंस काम के नहीं हैं तो यहाँ बताने का कोई कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, विच टेस्ट इज यूज टू एसेस द इंटीग्रिटी ऑफ अ कैन्स वैक्यूम सील। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कैन की वैक्यूम सील की अखंडता, अखंडता मतलब उसका टूटना, उसका आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। वैक्यूम प्रेशर टेस्ट, पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट, टोटल वॉलेटाइल बेस्ड नाइट्रोजन टेस्ट, टीवीएन टेस्ट, यानी कि एसिड वैल्यू टेस्ट। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, वैक्यूम प्रेशर टेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वैक्यूम जो टेस्ट है, वैक्यूम टेस्ट है, ये मापता है एक्चुअल में प्रेशर को, कि अंदर जो प्रोडक्ट है वो उस पर कितना प्रेशर लगा रहा है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा बेसिकली। ठीक है, और सीम टेस्ट, और एक होता है आपका सीम टेस्ट। सीम टेस्ट क्या करता है, ये सील की जांच करता है। सील टेस्ट नहीं है, सीम टेस्ट है, ये सील की जांच करता है कि प्रॉपर तरीके से हुई है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कैनिंग जो इंडस्ट्रीज़ में जो खाने बनते हैं उनको पैक किया जाता है, वहाँ पे इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है और चेक किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए, फिर से मैं एक लाइन में बता देता हूँ, वैक्यूम प्रेशर टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कैन वाले फूड्स की सील की जांच करता है। ठीक है, उनके प्रेशर टेस्ट को, इसको वैक्यूम प्रेशर टेस्ट हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। बाकी फिर से देखिए, पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट बता चुका हूँ, ये रेंसिडिटी को मापता है। ठीक है, TVBN ये नाइट्रोजन टेस्ट क्या करेगा, ये फिजिक्स में इसको यूज़ किया जाता है उनकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए। एसिड वैल्यू टेस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये ऑयल में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच हेल्थ बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग कैन फूड्स रिच इन लाइकोपीन सच एज टोमेटोज। कह रहा है लाइकोपीन से भरपूर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर के सेवन से कौन सा स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ इफेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, या फिर इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एनहेंस्ड माइक्रोबियल ग्रोथ, या फिर रिड्यूस्ड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए यहाँ लिखा है लाइकोपीन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि खट्टे पदार्थों में, बेसिकली टमाटर जैसी चीज़ों में ये पाया जाता है। सर क्या इससे कुछ अच्छा होता है कि हमारी बॉडी में? बिल्कुल, ये कैंसर के प्रिवेंशन तक के लिए काम करता है। बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर होता है उसके रोकथाम के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो हार्ट की हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ऑप्शन दोनों हैं तो हम किसको लगाएंगे? हम लगाएंगे प्रोस्टेट कैंसर को। ठीक है, ये मैंने दोनों इसलिए डाल दिए जिससे आपको साथ के साथ दोनों पता चल जाएं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप इसको लगाएंगे, ये नहीं होगा तो ये। आपको दो फैक्ट्स यहाँ पे पता चल गए। ठीक है, तो चलिए फिर एक लाइन में समझिए। लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम कम करता है। ठीक है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है।
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि काम का नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। सूक्ष्मजीवी वृद्धि में सूक्ष्मजीवी माइक्रोबियल ग्रोथ करना काम का नहीं है भैया। रिड्यूस प्रोटीन्स एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच फैक्टर एसिलरेट्स द स्पॉइलेज ऑफ कैंड फूड्स आफ्टर ओपनिंग। डब्बा कह रहा है खोलने के बाद डब्बाबंद खाद्य पदार्थों की खराबी को तेज करने वाला कारक कौन सा है। अब आप कैन फूड लेकर के आए, सारी पैकेजिंग उसकी ठीक है, कोटिंग अच्छे से हुई है, एसिड टेस्ट कर लिया गया FSSAI के द्वारा। अब आपके पास वो आ गया, आपने उसको खोला, कंज्यूम किया, लेकिन आपका पेट भर गया, आपने सोचा अब इसको हम रख देते हैं, तो आपने उसको खुला हुआ रख दिया। अब क्यों? क्योंकि अब वो एयर टाइट कंटेनर तो नहीं रहा, अब उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है, ऑक्सीजन प्रवेश करेगी तो अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्मजीव आसानी से जा सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ये सबसे पहले ख़राब करने का कारक फैक्टर इसमें से कौन सा हो सकता है, बताइए। इतनी एक्सप्लेनेशन आपको दी, इसी में इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। एक्सपोजर टू एयर, हवा के संपर्क में आना। जैसे ही एयर का टाइट कंटेनर खुलेगा तो हवा के संपर्क में आएगा, इससे ऑक्सीजन और बैक्टीरिया खाने के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि जैसे ही इसको एयर टाइट कंटेनर जो खुल जाएगा, सील खुल जाएगा उसका, तो ये टेम्परेचर के प्रति भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको रेफ्रिजरेशन में रखें, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि ख़राब हुआ है कि नहीं, तो मोल्ड्स बन जाते हैं उसमें, अंदर छोटे छोटे निशान बन जाते हैं और इसमें स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शंस हैं हमारे भी काम के नहीं हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। और ये कहना चाहता है कि आप YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, इससे हमें फ्यूल मिलता है, एनर्जी मिलती है, और हम आपके लिए ऐसे ही और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना और पहले से भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, ठीक है। बाकी आप याद रखिए, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, हम ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ये PYQs को देखने के बाद, रीड करने के बाद आपके लिए बनाए जा रहे हैं टॉपिक से, और ऐसे ही हम आपको पढ़ने का कंटेंट भी दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आप इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। ये जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको PYQs जब कराना शुरू करेंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको तो हमने अभी अभी कहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी इस तरह से टॉपिक वाइज अभी कोई नहीं करा रहा होगा, चाहे पेड ले लेना, चाहे कहीं से भी देख लेना, ना किसी बुक में इस तरह से दिए गए होंगे, ना ही आपको कोई अभी चैनल्स वाले करा रहे होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे सब ज़रूर आएंगे आपके लिए, ठीक है, जो कि एक घंटे के वीडियोज़ आपके लिए लाया करेंगे, जिसमें से 10-15 क्वेश्चंस करा के बाकी अपनी कहानियाँ सुना के उसको ख़त्म कर दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।